लौटते हैं इस वक्त की टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे पैनल पर राजेश पालविया बने हुए हैं और उनसे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सेक्टर की बात कर दें। आज सुबह में हम बात कर रहे थे कि तीसरा हफ्ता है जब शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं। अब इस पूरे सेगमेंट में एक और पॉजिटिव न्यूज जो इन स्टॉक्स के लिए आई है वो ये है कि लंदन व्हाइट शुगर जो है वो 12 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंची है। अब तक आपको याद होगा जो शुगर के ग्लोबल प्राइसेस है वो 7 इयर्स के हाई पे चल रहे थे, लेकिन 2011 के बाद अब जो लंदन की जो व्हाइट शुगर होती है वो अब उन लेवल्स पर फिर से यानी 12 साल की उन हाई लेवल्स पर पहुंची हुई है। और आईसी शुगर फ्यूचर्स 2012 के बाद अभी सबसे ऊंचे स्तर पर देखने को मिल रहा है और आप उनका इम्पैक्ट देख रहे हैं। बलरामपुर चीनी जैसे धामपुर, रेणुका, इन स्टॉक्स को आप देखें तो लगातार 3 हफ्ते से ये संबोली शुगर इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव है और अब भी इनमें अप मूव बनी हुई है एक चाल के बाद भी। तो शुगर स्टॉक्स, सॉफ्ट कमोडिटीज में शुगर स्टॉक जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी मिठास अब भी जारी है। अब एक्सपर्ट से जुड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पैनल पर हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ राजेश पालविया और ध्वनि है हमारे साथ। ठीक है, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। राजेश जी से बात करते हैं। बहुत दिन हो गए राजेश जी आपसे क्लोजिंग में, कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पहले तो आप ये बताएं कि बाजार में क्या तेजी के ट्रेड क्लियर साइन दिख रहे हैं? 17,600 भी बचा, 17,700 के ऊपर सस्टेन भी हुए, बैंक निफ्टी ने कमबैक किया, पीएसयू बैंक्स वापस आए और अब तो मॉनसून भी सामान्य रहने की आईएमडी बात कर रहा है, लेकिन इस क्लाइमेट का व्यू अभी भी डेफिसिट रेन का ही है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त इंडेक्स पर, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यस, ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हम एक तेजी का ट्रेड यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इंडाइसेस के लिए। और हमें लगता है जिस तरीके से निफ्टी ने 17,500 के लेवल को अब होल्ड आउट किया है और जो कॉल कंसंट्रेशन का एरिया था वो उसमें वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनने के बाद अब यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्लियर कट साइन है कि अब यहाँ पे बेस हायर साइड पे शिफ्ट हो गया। 17,500 अब यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा छोटी मोटी डिप में। और हायर साइड पे हमें लगता है अब जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो दिखता है डेटा के हिसाब से वो आना चाहिए 17,800 से 850 की रेंज में। यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट हमें लगता है निफ्टी पे आते हुए दिख सकती है। ये लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस करती है तो फिर 18,200 तक की भी तेजी आने में मार्केट टाइम नहीं लगाएगा। तो हमें लगता है 17,800 850 ये थोड़ा सप्लाई जोन रहेगा कुछ समय के लिए। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 18,200 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं और 17,500 स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी में सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। 41,000 41,000 के लेवल को कंफर्टेबली मार्केट ने क्रॉस किया है और यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये दिखाता है कि अब नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का जो बन सकता है वो करीब 41,900 42,000 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस दोनों ही इंडाइसेस में हायर साइड पे रखना। अब 17,500 आपका स्टॉप लॉस निफ्टी में होगा और बैंक निफ्टी में 41,100 41,000 के लेवल के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो राजेश जी का तो ये मानना है कि एक फेविकॉल की ऐड आई थी ना, आपने देखी होगी, पकड़े रहना लेवल्स को। तो 17,500 है निफ्टी का लेवल जिसको आपको पकड़े रहना है और 41,000 का लेवल है बैंक निफ्टी का जिसको आपको पकड़े रहना है। अगर ये पकड़े रहे यानी कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है तब भी आप मुनाफे में ही कटोगे। अच्छा, धोनी को देख के आज पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रही, गोवा जैसी फीलिंग सी कुछ आ रही। धोनी, आपके जैसे ग्लासेस पर लाइट पड़ रही है ना, तो ऐसे आपके ग्लासेस लग रहे हैं ऐसे लोग अमूमन गोवा या कहीं घूमने जाते हैं तो वैसे दिख रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा धोनी, आप मेरे को ये बताइए इंडेक्स पर आपका व्यू पॉइंट क्या है और आपके स्टॉक्स क्या हैं? जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे जिस तरह मार्केट ने अपना ग्रीन सिग्नल बनाया हुआ है तो गोवा का तो माहौल बनता है क्योंकि सबके लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल इंडेक्स पे मेरा यहाँ से बुलिश व्यू है। मेरी ये जो लेवल निफ्टी पे खास करके ध्यान रखने में रहेगा वो 17,800 का रहेगा। वहां पे हमने देखा है कि एक गैप जो था वो फिल करना जरूरी हो जाएगा उसके लिए। तो 17,800 का लेवल जो है वो निफ्टी क्रॉस करने के बाद ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो सजेस्टिव है कि 18,000 विल नॉट बी फार ऑफ अ स्टोरी फॉर अस। तो 17,800 क्रॉस करने के बाद 18,000 का डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से नेक्स्ट टारगेट रहता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी का सेटअप जो है वो भी यहाँ पे अच्छा बना हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा मिड कैप का जो इंडेक्स देखते हैं तो मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अराइज होती है यहाँ से। तो लार्ज कैप्स डेफिनेटली आर विनिंग बेट, बट मिड कैप्स पे भी हमारा नजरिया यहाँ से बुलिश रहेगा।
तो चलिए एक दिन का ब्रेक लेने के बाद बैंक निफ्टी ने भी कमबैक किया है और क्लियरली हम देख रहे हैं साइंस जो है पॉजिटिविटी के। क्लियरली 500 अंकों की बढ़त तो बैंक निफ्टी में भी है और निफ्टी में भी तो पॉजिटिविटी है। स्टांस काफी अच्छा इस वक्त नजर आ रहा है। दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्टांस जो है बरकरार भी रह सकता है मार्केट में। लेकिन दोनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी जान लेते हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर, कहाँ नजर है? मानसी जी, तीनों ही स्टॉक लॉन्ग साइड के हैं। पहला स्टॉक है ऑटोमोबाइल स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो। हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे तो ऑलमोस्ट अगस्त 2022 में जो हाई बने थे उसको आज सरपास करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बने, हमें लगता है ये स्टॉक में एक बड़ा अपमूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 4320 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। 4120 का स्टॉप लॉस रखना होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है पीवीआर का। स्टॉक में काफी दिनों से एक करेक्शन था। अगर हम देखें तो ये करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट लोअर साइड पे पिछले 3-4 हफ्तों में एक बेस बनाया है। जिस तरीके के डेली सेटअप बने हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन एक्टिविटी कंप्लीट होते हुए दिख रही है। अब ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव यहाँ से पुल बैक का कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1600 से 1615 तक की अपसाइड हम पीवीआर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1520 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। आज देखें तो मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है और जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी अच्छा मूव आज के सेशन में आते हुए दिखा है। अगर हम इसके मंथली सेटअप भी देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन अब बनते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक में एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी आते हुए दिखी है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट 735 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 697 के आसपास। तो चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल पैक में शाइन और जेएसडब्ल्यू स्टील राजेश जी के भी रेडार पर ऑटो सेक्टर सुबह से डिस्कस कर रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर। क्या बात है, ध्वनि बात करिए गोवा की छुट्टियों की, पीवीआर पर राजेश जी अपने ट्रेडिंग आइडियाज दे रहे हैं। तो क्लियरली बाजार का मूड माहौल इतना अच्छा हो गया है कि छुट्टी के मूड में आ गए हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स। जो हो भी क्यों ना, ट्रंकेटेड वीक जो है वैसे देखा जाए तो एक छोटा वीक, शुक्रवार के दिन छुट्टी जो है। लेकिन चलिए ध्वनि से भी जानते हैं उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्या। बताइए ध्वनि, कौन से स्टॉक शामिल है आपके आइडियाज में, खरीदारी है? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी दोनों बाय की कॉल्स रहेगी। सबसे पहले जो मेरा कॉल रहेगा वो दालमिया भारत पे रहेगा। ओवरऑल इसके वीकली चार्ट पे अगर हम एक रिग्रेशन ट्रेंड करते हैं तो एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसमें बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट इसका 2120 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 1975 का मेंटेन करना है। और दूसरा मेरा जो पिक यहाँ पे है वो बाला माइंस है, बालाजी माइंस। उसके अंदर जो हम ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वीकलीज पे स्टॉक ने जो नीचे की तरफ में सपोर्ट लिया है वो 2021 का जहां से हमें ब्रेकआउट मिला था वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर की तरफ क्या एक अपमूव दिया है। आज के दिन में भी हमें एक बहुत अच्छा अपमूव यहाँ पे विटनेस करने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से बाला माइंस में इन्वेस्ट करना है और ये एक थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा। टारगेट इसका 2680 तक का बनता है और स्टॉप लॉस जो है वो 2270 का मेंटेन करना है। बालाजी अमाइंस और डालमिया भारत सीमेंट पैक में आप देखें तो डालमिया भारत हो या फिर दूसरे काउंटर्स अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हाई ग्रोथ स्टॉक्स हो, ये ऑलरेडी चल रहे थे। डालमिया भारत पे बुलिश है ध्वनि भी। लेकिन इस बीच कल आईटी नंबर्स की शुरुआत होगी और Q4 के बड़े नंबर्स की शुरुआत टीसीएस के नंबर्स से कल हो जाएगी। लेकिन नंबर्स एक्सपेक्टेशन होनी क्या चाहिए? आज सुबह भी हम इनफैक्ट आईटी पैक पे जब डिस्कशन कर रहे थे कि जो इनकी एवरेज वैल्यूएशन है वो 5 ईयर के एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन तब भी क्या, अगर नेगेटिवली सरप्राइज स्टॉक्स करते हैं तो किसी तरह से स्ट्रीट डिसअपॉइंट होगा क्योंकि ऑलरेडी इतने पिटे हुए हैं। एक बार समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन होनी क्या चाहिए। अनीशा ने तैयार किया एक प्रीव्यू, आइए समझते हैं। जी आईटी सेक्टर से वैसे तो बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है बिकॉज जो रेवेन्यू कन्वर्जन हुआ है वो बहुत स्लो हो गया है क्योंकि बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है यूएस और यूरोप में। बट हालांकि ओवरऑल सेक्टर थोड़ा म्यूटेड रहेगा। टीसीएस उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। सो जो ग्रोथ है टॉप लाइन पे वो ऑलमोस्ट 2% का एक्सपेक्टेड है अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो। रुपी रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेड है कि 1.8% का उछाल आएगा सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 50
बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो उन्होंने फ्रेशर हाई किए थे लास्ट ईयर में उनका अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपैंड होगा। ऑल्सो करेंसी का जो टेलविंड है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे, इसलिए एक्सपेंशन की उम्मीद है वहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी इसके चलते हुए 6% हायर रहेगा और अराउंड 11,550 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1% तक रहेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। डील विन मोमेंटम एक्चुअली टीसीएस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर में, तो दी एक्सपेक्टेशन इज कि ऑलमोस्ट $8 बिलियन तक का डील साइनिंग का नंबर आ जाएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते काफ़ी अच्छा है। बट जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा कि FY24 के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं ग्रोथ को लेकर। BFSI सेक्टर में हमने देखा है ग्लोबली बहुत स्लो डाउन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, एज वेल एज टीसीएस का नया CEO का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उनका क्या फोकस एरिया रहेगा, कैसे पूरा ट्रांजिशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्टली ICICI सिक्योरिटीज मान के चल रहा है कि हो सकता है एक बायबैक अनाउंसमेंट भी आए 20,000 करोड़ जितना, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है वॉच आउट करने का। बट कमेंट्री एंड डील पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे TCS के लिए। ऑल राइट, ये सारे क्रूशियल फैक्टर्स तो देखने ही होंगे TCS के नंबर्स, और साथ ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि BFSI सेगमेंट पर ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट भी है कि जिन भी IT कंपनीज का BFSI सेगमेंट में एक्सपोजर है वहां थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ रह सकती है, वो नंबर्स डिसअपॉइंट कर सकते हैं, तो वॉच आउट करना होगा TCS के नंबर्स को। लेकिन एक बार राजेश जी से समझ लेते हैं कि राजेश, बाजार ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर नेगेटिवली सरप्राइज करता भी है, अगर, क्योंकि इस वक्त ये नहीं पूछना चाहिए कि लॉन्ग्स क्रिएट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आज भी वीक है, हालांकि कल IT काउंटर्स इतने वीक नहीं थे, तो कैसी पोजीशनिंग दिख रही है? अगर थोड़े से भी नेगेटिवली सरप्राइज करते हैं ये स्टॉक्स, तो क्या इनमें फर्दर शॉर्टिंग प्रेशर आएगा? देखिए, अभी भी स्टॉक के स्ट्रक्चर तो वीक ही है ओवरऑल। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप IT स्टॉक्स अभी भी लोअर बैंड की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं, जो एक करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में होते हुए दिखा है। TCS के अगर लेवल की बात करें तो हमें लगता है 3300 3340 ये इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे एक बड़ी रिकवरी की तो होप यहाँ पे अभी नहीं बनती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमको लगता है कि यहाँ पे 3140 3150 ये लेवल टूट जाएगा तो वापस इसमें डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वापस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और फर्दर भी यहाँ पे वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी यहाँ से अभी तक के डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि रेंज बाउंड दायरा रहेगा 3140 लोअर साइड पे और 3300 हायर साइड पे। अनटिल अनलेस की कोई मेजर नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी रिजल्ट से नहीं बनेगी तो ये रेंज बाउंड ही रहेगा कुछ समय के लिए। और अगर कोई बड़ा ट्रिगर बनता है रिजल्ट के बाद या कुछ मार्केट स्ट्रीट को पसंद आता है या नेगेटिव होता है तो ही ये रेंज टूटेगी और फिर फर्दर यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग या बाइंग देखने को मिलेगी। तो अभी रेंज बाउंड ट्रेड है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, रिजल्ट का वेट करें, उसके बाद ही इसमें फ्रेश कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। देखिए, आज सुबह से हो कह रहा था कि IT कंपनीज के अंदर पोजीशन नहीं बन रही थी। आज इन्फोसिस, TCS बल्कि बाजार को वीक करने के लिए है। इनके नतीजे आने हैं 12-13 तारीख को, हाँ उससे ठीक पहले वीक है। और अगर आप वैसे भी स्ट्रक्चरली भी देख रहे हैं आज डाटा के हिसाब से भी जो शॉर्टिंग हुई है ना, अगर कल मान लीजिए नंबर थोड़े भी ठीक आते हैं तो ये सिर्फ अपने डैमेज को ही कंट्रोल करेंगे। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ना तो प्राइस एक्शन में दिख रहा है, ना ही डाटा के अंदर दिख रहा है। और रिजल्ट्स के अंदर भी अभी अनीशा बता के गए हैं कि म्यूटेड ही नंबर्स होंगे, कोई बहुत एक्साइटमेंट तोड़फोड़ वाले नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ना TCS और इन्फोसिस पे ध्यान रखिएगा। हमने कल परसों जब आपके सामने ट्रेड रखा था, एक ऑप्शंस का रखा था और उसमें भी स्टॉप लॉस आपको दिलवाया था जब 3350 की कॉल थी। खैर थोड़ा सा आप सावधानी से इस समय ट्रेड करने की जरूरत है, पहली अर्निंग्स है, थोड़ा झटके के साथ आती है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। कोटक का आज जो शेयर प्राइस है वो चला, उसके पीछे MSCI की रीस्ट्रक्चरिंग, MSCI में वेटेज उसकी और कुछ FIs की होल्डिंग का कम होना है। एक बार सोमे से समझ लेते हैं कि FIs होल्डिंग कम होने से ये MSCI पे क्या फर्क पड़ेगा और क्यों आज कोटक चला और अभी तक टिका हुआ है, एक बार उससे समझ लेते हैं। स्वामित जरा पहले आप बताएं। तो अगर आप मार्च 2023 की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कोटक महिंद्रा बैंक ने रिलीज की वो देखेंगे तो उसमें जो FI होल्डिंग है वो कम हो गया है करीब 1.47 परसेंटेज पॉइंट से। अब ये FI होल्डिंग कम होने के कारण जो हेडरूम है FI इन्वेस्टमेंट लिमिट का वो बढ़ गया है और वो अब 25.05% पे है, पहले ये करीब 22.38% पे था। अब MSCI के रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर FI का जो इन्वेस्टमेंट लिमिट का जो हेडरूम है वो अगर 15 to 25% के ब्रैकेट में आता है तो जो प्राइस एडजस्टमेंट
फैक्टर होता है MSCI का वो करीब 0.5 टाइम्स का होता है, बट अगर ये 25% से बढ़ जाता है तो जो प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर है वो 1 टाइम हो जाता है। यही चीज हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में। पहले इसका एडजस्टमेंट फैक्टर था 0.5 टाइम्स, अब चूंकि जो FI का हेडरूम लिमिट है वो 25.05% हो चुका है, प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर 1 टाइम्स का हो जाएगा। और इसी कारण नोवामा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो वेटेज है MSCI इंडेक्स में वो बढ़ जाएगा और इसके कारण जो इनफ्लोज आ सकते हैं FIs की तरफ से वो करीब $690 मिलियन का है। और इसी कारण हमें अच्छा खासा अपमूव आज कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रोबेबली MSCI का जो मई 2023 का रिव्यू है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का जो वेटेज है MSCI इंडेक्स में वो बढ़ सकता है, जिसके कारण अच्छा खासा एक FI इनफ्लोज आ सकता है। और स्टॉक भी काफी म्यूटेड रहा है ईयर टू डेट बेसिस पे, तो एक अपसाइड ट्रिगर हो सकता है ये कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। ओके ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक पे जो रीजनिंग है वो आपको यहाँ पे बताते हुए सौमित, अब एक बार जरा ध्वनि से और पता कर लेते हैं इसमें एक्चुअली दम कितना है। ये क्या सिर्फ 1 डे एफर्ट्स है, यानी कि 5% जो आज चला है सिर्फ एक दिन का है, या फिर अभी और चलेगा? एक अपॉर्चुनिटी लॉस तो ना समझे ना ध्वनि, ये कभी नीचे आएगा या फिर इस तरह से थोड़ा और गेन करेगा बैक टू बैक 2-3 दिन? इसमें डिम्पी डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि वीकली चार्ट्स को यहाँ पे इतने बड़े मूव के बाद देखना बहुत जरूरी बन जाता है। तो वीकलीज पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो 50 वीक्स की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, तो ये मोमेंटम और मूवमेंट जो इसका है वो बरकरार रहेगा। इसके अंदर आप फिलहाल एंटर भी कर सकते हैं। इसका जो टारगेट एक्सटेंड होता है वो 2000 तक का एक्सटेंड हो रहा है, जो कि वीकली चार्ट से भी हमें एक प्रीवियस स्विंग हाई विटनेस करने को मिला है। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी लॉस की तरह कंसिडर न करा जाए। करंट लेवल से भी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और इनफैक्ट मोमेंटम ब्रेकआउट जहां से आया है तो 1800 का स्टॉप लॉस लेके आप इसके अंदर एंटर करिए और ऊपर की तरफ पे 2000 पे इसकी प्रॉफिट बुकिंग। 2000 पे प्रॉफिट बुकिंग, और देखते ही देखते बाजार दिन के ऊपर इस तरफ पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ये लेकर आते हैं सारे इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। इस वक्त आप देखेंगे सेंसेक्स के 30 शहरों में से करीब 21 शहरों में बढ़त दिख रही है। निफ्टी 50 शहरों में से ऑलमोस्ट 38 to 40 शेयर्स, यानी कि मेजॉरिटी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। इंडेक्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हो अच्छी बढ़त के साथ, और यहाँ पर पलड़ा संभाला है आज बैंक निफ्टी ने, क्योंकि 12 शेयर्स में से 10 शेयरों में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड्स इस वक्त बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं। 41,371 के स्तर पर एट डे हाई 41,403 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लियरली अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग प्लेस की ही जहां हम बात कर रहे हैं, कोटक बैंक का जिक्र हमने किया। राजेश जी, आज PSU बैंक का दिन है, क्योंकि सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी नजर आई है, और इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा भी, जहां इनके क्वार्टरली अपडेट्स काफी मजबूत आए। PSU बैंक की चुनिंदा कंपनियां देखें, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, ऑलमोस्ट 2 to 5% की तेजी। इन स्टॉक्स पर एक बार अपनी राय दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट 3% अप मूव्स इस वक्त भी। तो बिल्कुल मानसी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे रडार पे ही है, और ये स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप बने हुए डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है यहाँ पे 175 178 ये एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल क्रॉस करने में इस बार के अप मूव में अगर ये सक्सेस मिलती है तो ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 190 तक का भी आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 वीक से स्टॉक एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, और हमें लगता है सूनर और लेटर यहाँ पे एक हायर साइड पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे हमारी बाय करने की सलाह है। यहाँ पे बाय करें, एक्यूमुलेट करें स्टॉक को, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 164 के आसपास। अपसाइड के टारगेट 185 190 तक आते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम PSU बैंक में दूसरा स्टॉक यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक भी सिमिलर स्ट्रक्चर है बैंक ऑफ बड़ौदा के अकॉर्डिंग, और देखें तो यहाँ स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट अवेटेड है जो कि होगा करीब 294 के ऊपर। तो हमें लगता है दोनों स्टॉक अट्रैक्टिव है। कैनरा बैंक को भी यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 279 के आसपास। आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे राजेश कि PSU मिड कैप PSU बैंक्स में से कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं क्या, और आप कह रहे इस पर दे भी रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए, उसके बाद से मोमेंटम बना उसमें। लेकिन एक और स्टॉक ध्वनि आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, वो है नवीन फ्लोरिन। इनका एक इन्वेस्टर डे भी चल रहा है, और आप देखें तो यहाँ पे अच्छा नवीन फ्लोरिन में एक्शन है, लगभग 4-4.5% की मूव है, ओपन इंटरेस्ट भी तेज है। लेकिन चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि न्यूज तो अभी आउट हुई नहीं है?
जी बिल्कुल यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मेरी ये सलाह रहेगी एक बार इसके अंदर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालाइज करते हैं तो ऑप्शंस में 4500 के जो कॉल ऑप्शंस है उसमें काफी हद तक एक ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के जो सेटअप है वो ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। इनफैक्ट प्रीवियस स्विंग हाई भी जो है ये इसका 4500 से लेके 4520 तक की एक रेंज बन रही है, तो करंट लेवल्स पे हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। कोई भी एक इसके अंदर इसके ऊपर अपमूव आता है तो इसके अंदर एक फ्रेश पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है, अदरवाइज अभी कोई न्यू पोजीशंस इसके अंदर क्रिएट ना करी जाए। एक दो शेयर और भी हैं, जैसे जब केमिकल्स की बात हुई तो एक बार रेन इंडस्ट्रीज, हालांकि मैं उस पर पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हूँ रेन इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन फिर भी डाटा उतना ख़राब नहीं है। एक बार राजेश सर आप चेक करोगे रेन इंडस्ट्रीज को? डीपी जी, इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है वीकली चार्ट पे, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद अब ये रिकवरी के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। ये जो रिकवरी हुई है पिछले दिनों में ऑलमोस्ट स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। अगर यहाँ पे 158 का ब्रेकआउट होता है अब वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 175 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। थोड़ा वेट कर लें, 3-4 रुपए और बढ़ जाए, 158 का ब्रेकआउट एक बार कन्विंसिंगली हो जाए तो इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो 3 रुपए का और मूव का हम वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। तो 58 के स्तर पर ये बन जाएगा ब्रेकआउट का कैंडिडेट और उन लेवल्स पर एंट्री लेने की राय इस वक्त रेन इंडस्ट्रीज में मिलती हुई दिख रही है। लेकिन बच गए हैं 3 और खबर गर्म है सेगमेंट में डीलिंग रूम की गपशप और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, ये बताएंगे हमें आज डिम्पी ओवर टू यू। शुक्रिया। अगर आप देखें तो 2 शेयर हमको डीलर से पता लगे हैं। पहला तो वंडरला हॉलिडे है। एक्चुअली में जैसी थोड़ी गर्मी आती है, थोड़ा छुट्टियों के बारे में चर्चा होती है, तो 2-4 शेयर आपके तुरंत माइंड में आते हैं, डेल्टा कॉप, वंडरला हॉलिडे। तो वंडरला हॉलिडे भी खबर ये है कि ये ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्लान कर रहे हैं अपने वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क वगैरह के रिगार्डिंग। वहाँ पे इनकी कुछ वेंडर्स से बातचीत हो रही है, कुछ लैंड एक्विजिशंस को लेकर भी है, और वहाँ पे अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ये कंपनी इसके लिए फंड भी रेज करेगी। ऑलमोस्ट कंपनी वैसे तो डेट फ्री है, प्रमोटर का कोई भी शेयर होल्डिंग प्लेज नहीं है, लेकिन ये फंड रेज करके वहां पे एक्सपेंशन कर सकती है। और इनकी अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे वहां पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं और एक नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है टूरिज्म का। तो उस हिसाब से ये खबर जो ब्रोकर्स हमको दे रहे हैं काफी काम की है। अगर आप वॉल्यूम वगैरह से भी इसको कनेक्ट करेंगे ना तो वो भी आपको अच्छा दिखेगा। कल और परसों के मुकाबले आज इसका एवरेज वॉल्यूम 2 गुना से ज्यादा है। आप 4 लाख शेयर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये अमूमन 2 लाख 1.5 लाख शेयरों का एवरेज में ट्रेड होता है। तो आज वॉल्यूम भी अच्छा, प्राइस भी अच्छा है। एक तो वंडरला हॉलिडे पे खबर मिली हमको, दूसरा है रोजारी बायोटेक। आपको मालूम है कि ठीक प्री कोविड से पहले, यानी कि जब से नंबर्स अब आ रहे थे कोविड बढ़ते हुए, ये शेयर काफी तेजी से ऊपर गया था। ये शेयर अपने ही इसी अप्रैल मंथ के अंदर अंदर में करीब 27% तक चला, लेकिन वहां से अब इसके अंदर कल से, इनफैक्ट मैं बोलूंगा आज नहीं बल्कि कल से इसके अंदर फंड्स की वापस से सेलिंग होना शुरू हो गई है, जो आज भी प्रेशर बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना तो आज मार्केट बकायदा डेज हाई पे है, लेकिन फंड्स की सेलिंग का इतना प्रेशर है कि शेयर डेज लो पे है। ये हो सकता है कल भी थोड़ा प्रेशर में रहे, तो इसलिए इसके अंदर तो फंड्स की सेलिंग है। और दूसरा वंडरला के अंदर खबर ये है कि अगर वो एक्सपेंशन करता है तो जल्दी फंड रेजिंग की खबर लेके आएगा मार्केट के अंदर और बाजार को बताएगा भी कि वो नए अम्यूजमेंट पार्क के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 2 ऐसी खबरें हैं जो ब्रोकर्स के हवाले से हमारे हाथ लगी है। वंडरला हॉलिडेज, इस पे नजर रखते हैं। 5% तेज है डिम्पी। और दूसरा आपने रोजारी बायोटेक बताया। फंड्स के आज फंड्स ये सोर्सेज से खबर मिली है, तो एक बार चलिए चार्ट भी चेक कर लेते हैं। राजेश, एक बार आप देखेंगे वंडरला हॉलिडेज का चार्ट, स्ट्रेंथ क्या है आगे के लिए, है मोमेंटम जारी रह सकता है? बिल्कुल, वंडरला हॉलिडे में स्ट्रेंथ है और स्टॉक अपने सारे 50, 100, 200 मूविंग एवरेजेस को कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप बना है, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। 455 यहाँ से हमें इमीडिएट लक्ष्य लगता है, लेकिन ये 455 का लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक बड़े ब्रेकआउट प्ले आउट होते हुए भी दिखेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसके प्रीवियस जो स्विंग हाई बने थे, मल्टीपल स्विंग हाई का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद
यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट आ सकते हैं वो करीब 520 540 तक की भी अपसाइड यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिलेगी। जिनके पास पोजीशन बने रहना चाहिए 430 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। पहला टारगेट 455, उसके ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है 500 प्लस तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। ओके ठीक है। खैर इस बीच अगर आप वंडरला हॉलिडे के बारे में, जैसे सर भी बता रहे हैं, एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, इसी तरह से कुछ ब्रोकर्स ने हमको भी हिंट किया था कि इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। हालांकि हमने सीधा लिखा नहीं, आपको सिर्फ खबर ही बताई जो पीछे से हमको और पता लगी, बट इसके अंदर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। जरूर इस शेयर पर नोटिस करके रखें, खरीदना ना खरीदें आपका फैसला हो सकता है, बस नोटिस जरूर करके रखें। आप आगे बढ़ते हैं। इस बीच बजाज ग्रुप को लेकर आशीषा मरसा जुड़ रहे हैं, उनके पास एक अहम खबर है बजाज ऑटोस को लेकर। एक बार उनसे समझ लेते हैं खबर क्या है, फिर बजाज ऑटो का शेयर ध्वनि से जरा पता करेंगे। ध्वनि, जब तक आप चार्ट खोल के रखो बजाज ऑटो के, आशीषा हमको खबर बता रही है। आशीषा गुड आफ्टरनून, बताइए खबर। जी हाँ, बजाज ऑटो आज फोकस में है। याद रखें कल मार्केट आवर्स में कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया था कि अब ट्रायम्फ के इंडिया ऑपरेशंस बजाज ऑटो ने खरीद लिए हैं। एग्जिस्टिंग डीलरशिप्स मैनेज करेगा बजाज ऑटो। ट्रायम्फ के पास अभी 15 डीलरशिप्स है इंडिया में और बजाज ऑटो का प्लान है कि नंबर ऑफ डीलरशिप्स 120 के आसपास जा सकते हैं अगले 2 साल में। ट्रायम्फ के इंडिया सेल्स और मार्केटिंग ऑपरेशंस अब बजाज ऑटो मैनेज करेगा। जान लेते हैं कि इस डील के चलते बजाज ऑटो पर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो के पास ऑलरेडी 4 एक्सक्लूसिव डीलरशिप्स है और अब ये खरीदने के बाद ये 5वां डीलरशिप होगा बजाज ऑटो के पास। बाइक्स बजाज ऑटो के चकान प्लांट में बिल्ड किए जाएंगे और ये बाइक्स जो चकान प्लांट में बनेंगे वो एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। सो इसी अनाउंसमेंट के चलते एक रिपोर्ट भी आई है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि इनिशियली बजाज इस ब्रांड को बिल्ड करने पर फोकस करेगा, वॉल्यूम पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस रहेगा। इनफैक्ट उनका ऐसा भी मानना है कि इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के चलते बजाज ऑटो के शेयर प्राइस में 397 रुपीस पर शेयर का एडिशन हो सकता है, जो करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 10% का अपमूव हो सकता है। उनका मानना है कि ट्रायम्फ 30% मार्केट शेयर रीच करेगा और 25% के मार्जिन भी अचीव कर पाएगा। सो इसी अनाउंसमेंट के चलते और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसका मानना है कि 10% अपसाइड देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो आज फोकस में है। ठीक है ध्वनि, जो आशीषा बता रही है कि मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि करीब 10% यानी कि 400 रुपए तक करीब शेयर बढ़ सकता है। आप जरा चार्ट पे चेक करके बता सकते हैं कि चांसेस कितने इसके बढ़ने के? जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इसकी चार्ट चेक करते हैं, वीकलीज पे भी अगर देख रहे हैं तो डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स इसका हमें 20 से ऊपर का मूवमेंट दिखाता है, विच इज सजेस्टिव कि इसके अंदर मोमेंटम और फर्दर अपसाइड का बन रहा है। इसके जो लेवल्स ऊपर की तरफ के बन रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट इसका आपका 2360 का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, जिससे हम बोलेंगे कि स्टॉक यहाँ पे इसके बाद एक हमें नया हाई देगा और जो नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो 4090 का रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो भी इसे होल्ड कर सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं। प्रेस पोजीशन के लिए भी इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल के लेवल से फेवरेबल रहता है। फेवरेबल है इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड बजाज ऑटो के लिए। तो ऑटोमोबाइल प्लेयर्स पर भी लगातार फोकस है, लेकिन केमिकल स्टॉक्स का भी जिक्र यहाँ होना चाहिए। नियोजन केमिकल्स कल से ही रेडार पर है और आज स्टॉक में जो अपमूव है वो और ज्यादा तेज होता दिखा, ऑलमोस्ट 16% की तेजी। 18 आवर्स स्वदेश ने एक एक्सक्लूसिव खबर आपको दी, उस खबर पर कल मोहर भी लगते हुए दिखी। और उसके ठीक बाद इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन टेक्नोलॉजी के लिए जापानीज कंपनी के साथ कंपनी ने करार किया। 16% की तेजी देख चुका है स्टॉक, वन साइड अपमूव। राजेश जी, नियोजन केमिकल्स या केमिकल प्लेस में अगर कोई पिक है आपके रेडार पर? तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नियोजन में बना है और स्टॉक में अब जो प्राइस एक्शन बना है उसमें डेली वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट इसने सितंबर 2022 के एक मल्टीपल सप्लाई जोन का यहाँ पे अब ब्रेकआउट करते हुए दिखा है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये जो अपमूव बना है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टॉक का फर्दर यहाँ से अपमूव को कंटिन्यू करने के लिए। हमें लगता है कि अब स्टॉक अगर 1600 के ऊपर ही सस्टेन रहा क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 1740 1750 तक भी आते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है 1600 के स्टॉप लॉस से। हमें लगता है नियोजन में ये तेजी एक्सटेंड होते हुए भी दिख सकती है आगे आने वाले हफ्तों में।
जी एक्सटेंड होगी और जापानीज कंपनी के साथ इस करार की खबर सबसे पहले 18 आवर्स स्वदेश ने एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाई थी और इस खबर की पुष्टि होने के बाद नियोजन केमिकल्स के मैनेजमेंट ने हमसे खास बातचीत भी की। आइए एक स्लाइड सुनवाते हैं। हमें बहुत बेहद खुशी हो रही है कि काफ़ी समय की चर्चा के बाद हमने मित्सुबिशी के साथ आज एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन करा है। ये सबसे पहली बार MUIS जो एक मित्सुबिशी ग्रुप कंपनी है, मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप कंपनी है, जिन्होंने ये पहली बार अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के का टेक्नोलॉजी हमको लाइसेंस करने का डिसीजन लिया हुआ है। सो ये वर्ल्ड में सबसे पहली बार उन्होंने ऐसा लाइसेंस किसी को दिया हुआ है। ये लाइसेंस के तहत हमें ये इलेक्ट्रोलाइट बनाने का तरीका एज वेल एज इसके लिए जो प्लांट लगेगा उसका डिज़ाइन काफ़ी डिटेल में MUIS प्रोवाइड करेगा एंड फिर उनकी और एक सब्सिडरी के साथ मिलके ये प्लांट का जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो बना के हमें प्रोवाइड करेगा। ये जो लाइसेंस हमें दिया जा रहा है ये परपेचुअल लाइसेंस है, यानी जब तक ये प्लांट में हम लोग 30,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन करते रहेंगे एंड हमें एक वन टाइम फी उन्हें देनी है एंड देन फ्यूचर में जब भी हमें 30,000 से ज़्यादा इंक्रीज करना है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है तो हमें लाइसेंस फी एडिशनल देनी पड़ेगी। अदरवाइज इट विल बी अ वन टाइम लाइसेंस फी विच विल बी पेड ड्यूरिंग द टेक ट्रांसफर। चले तो कल ये आपको खबर आने से पहले एक्सक्लूसिव खबर चीना स्वदेश पे दिख भी गई थी। आज 15% और कल कम से कम 3-4% चला था। लगभग 20% का मूव इस स्टॉक में 2 दिन में दिख गया है। हमारे व्यूअर्स के लिए तो ऑफ कोर्स जिन्होंने उस समय पे उस लेवल्स पे इस पे ट्रेड लिया होगा तो उनके लिए तो लगभग 20% का मूव 2 दिन में। लेकिन बढ़ते आगे कुछ और काउंटर्स देखते हैं। ध्वनि एक बार आप फर्टिलाइजर काउंटर्स में कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखें, दीपक फर्टिलाइजर को, दीपक नाइट्रेट को देखें, इनमें अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई है और इनफैक्ट फर्टिलाइजर स्पेस में क्या कोरोमंडल के साथ तो एक दूसरा ट्रिगर भी रहेगा। अभी आप क्या चार्ट्स पे कैसे देख रही हैं? दीपक नाइट्रेट तो हरे निशान में है, कोरोमंडल रिसेंटली उन्होंने CDMO बिजनेस की भी बात की। मूव है यहाँ पर, क्या बढ़त आ सकती है, दीपक नाइट्रेट हो या कोरोमंडल हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं चार्ट चेक करती हूँ तो कोरोमंडल और दीपक नाइट्रेट जो है वो यहाँ पे ज्यादा एक कन्विंसिंग मूव देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो इसकी रेंज बनी हुई है उसके स्विंग बॉटम से हम लोग वापस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। करंट लेवल से इसके अंदर एंटर करा जा सकता है ऊपर की तरफ पे। शॉर्ट टर्म का यहाँ पे टारगेट रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं कि एक BTST ट्रेड की तरफ इसको ट्रीट करा जा सकता है, जहाँ पे 1885 का इसका टारगेट बनता है और जो नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 1795 का स्टॉप लॉस लेके चलना रहेगा। प्रकाश की खबर तो दीपक नाइट्रेट पे भी एक व्यू पॉइंट आपको मिल गया। इस बीच ना आप स्टील कंपनीज को देख रहे होंगे। सुबह हमने आपको नोटिस भी करवाया था जब मार्केट का सेटअप करवा रहे थे, तो हमने कहा था कि मेटल कंपनीज पे ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में होता क्या है, जब बाजार थोड़ा चलता है ना, जो लोग नहीं चल पाते उनको रास्ता दिया जाता है, अब आपकी बारी है, अब आप आके चलो। तो कुछ मेटल्स में वो वाली फीलिंग आ रही थी और आप देख पा रहे मेटल सबसे तेजी से चलने वाला इंडाइसिस है। आज करीब 0.25% तक की बढ़त आई है। इसी मेटल से जुड़ी हुई एक खबर और भी है जो कि सरकार के हवाले से आ रही है। असल में सरकार स्टील कंपनीज को ये कह रही है कि जो आपके नॉन ऑपरेशनल माइंस है ना, जो आपको मिले हुए हैं, आप उस पर काम शुरू कीजिए। ये प्रकाश प्रियदर्शी मेरे संवाददाता है, उनके पास एक्सक्लूसिव खबर है। आइए पहले उनको कनेक्ट करते हैं, खबर समझते हैं, फिर एक स्टील कंपनी और पता करेंगे। प्रकाश बताएं आप। देखिए, सरकार 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करना चाहती है और 2047 तक 500 मिलियन टन के टारगेट को हासिल करना चाहती है। लिहाजा इसके लिए जो रॉ मटेरियल की उपलब्धता है डोमेस्टिक मार्केट में वो बनी रहे और पर्याप्त रॉ मटेरियल की सप्लाई हो, इसके लिए 2 तरह की रणनीति तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो पहली रणनीति तैयार की गई है उसके हिसाब से सभी स्टील कंपनीज को, खासकर PSUs को, ये कहा गया है कि उनके जो नॉन ऑपरेशनल आयरन और माइंस है उसकी पहचान करें। पहले चरण में इन कंपनियों को ये कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी इन नॉन ऑपरेशनल आयरन और माइन से प्रोडक्शन स्टार्ट करें। अगर फिर भी प्रोडक्शन की शुरुआत नहीं होती है तो फिर उन्हें ये नॉन ऑपरेशनल जो आयरन और माइंस है उन्हें सरकार को वापस करना होगा, सरेंडर करना होगा। उसके बाद स्टील मिनिस्ट्री इन आयरन और माइंस के लिए फिर से ऑक्शन मंगाएगी और प्राइवेट कंपनीज को इसे हैंड ओवर किया जा सकता है। इसके अलावा
अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो सेल के करीब 19 आयरन और माइंस हैं जिसकी पहचान की गई है जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं, और उसमें से 5 ऐसे आयरन और माइंस हैं जिसमें प्रोडक्शन की संभावना नहीं दिख रही है। लिहाजा स्टील मिनिस्ट्री को ये सरेंडर कर दिया गया है और आने वाले दिनों में स्टील मिनिस्ट्री इसके लिए ऑक्शन जो है वो मंगाएगी। इसी तरीके से दूसरी कंपनियों से भी कहा गया है कि वो अपने नॉन ऑपरेशनल आयरन ओर की पहचान जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ जो दूसरी रणनीति तैयार की गई है वो कोकिंग कोल से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि 90% से भी ज़्यादा जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के जरिए पूरा किया जा रहा है जहां तक कोकिंग कोल का सवाल है। ऐसे में सरकार ने 3 नए डेस्टिनेशन ग्लोबल मार्केट की पहचान की है जहां से कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जाएगा ताकि एक ही मार्केट पर निर्भरता न रहे। आने वाले दिनों में कंपनीज और सरकार मिलकर इसके जो प्रयास है वो करेंगे ताकि अलग अलग मार्केट से कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट का जहां तक सवाल है तो नए माइंस जो है वो प्राइवेट कंपनीज को अलॉट किए जाएंगे ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोकिंग कोल की उसमें भी बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है, एक तो JSW स्टील, ये शुक्रिया पहले तो आपका बहुत प्रकाश। और JSW स्टील, जिंदल जिसको हम JSPL कहते हैं, वो भी अपने बाय प्राइस जो टिपिकली होते हैं जिनको पिवट पॉइंट्स कहते हैं वहां से ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। सेल के अंदर थोड़ा सा वो बेंच मार्किंग पे चल रहा है, 83 का लेवल चल रहा है, तो ये भी थोड़ा नीचे है। एक काम करें ध्वनि, आप जिंदल स्टील और JSW स्टील पे तो ऑलरेडी हमको राय मिली है, जिंदल स्टील और चेक कर लो, JSPL के नाम से शेयर मिलेगा जिंदल स्टील, एक बार जरा उसको देखिए आप, 564-65 का होगा। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम जिंदल स्टील के चार्ट को देखते हैं तो डेलीज पे एक डाउनवर्ड चैनल बनाए हुए हैं, बट इसका जो करंट स्विंग लो बना हुआ था वो प्रीवियस स्विंग लो से हमें ऊपर की तरफ में मिल रहा है। तो अगर हम इसको करंट लेवल से एंटर कर रहे हैं तो आपको ऊपर की तरफ में जो 589 का लेवल आता है, 590 का, वहां पे तक का एक अपमूव मिल सकता है। बट कन्विंसिंग अपमूव जो जिंदल स्टील में देखने को मिलना चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, तो एक रिस्की ट्रेड बन जाएगा यहाँ से। तो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करा जाए। देयर आर अदर स्टील स्टॉक्स जिसके अंदर जैसे कि आपने कहा JSW स्टील है जिसमें हमें एक ज्यादा बेटर मूव मिल रहा है, तो उसे प्रेफर करा जाए। ध्वनि अवॉइड या फिर वॉचलिस्ट में रखेंगे जिंदाल स्टील के काउंटर को, लेकिन इंडेक्स में लगातार तेजी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पर 41,380 के लेवल्स पर करीब 550 अंकों से 650 अंकों तक की बढ़त दिखा चुका है। दिन के ऊपरी स्तर पर आप देखिए आउट परफॉर्मेंस इस वक्त, और अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 12 के 12 स्टॉक्स बैंक निफ्टी के जो है इस वक्त हरे निशान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अंडरटोन जो है मार्केट का मिड कैप सेंसेक्स और साथ ही निफ्टी के लिहाज से भी काफी पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। राजेश जी, शिल्पा मेडिकेयर पर एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। एक खबर, कंपनी की आर्थराइटिस की एक दवा को US FDA से अप्रूवल मिला है। सिर्फ इसी खबर के चलते शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी तो रैशनल नहीं नजर आ रही है, लेकिन इमीडिएट न्यूज तो यही है। ऑलमोस्ट 13% के अपमूव्स हैं। चार्ट्स क्या आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं यहाँ पर? नहीं मानसी जी, स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी वीक है और एक सस्टेन डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे देखा है। काफी महीनों से स्टॉक में एक करेक्शन का दौर चल रहा है। ये जो पुलबैक बना है यहाँ पे हमें लगता है कि ये सब्सटेंशियल पुलबैक नहीं है स्टॉक के लिए। यहाँ पे सप्लाई वापस आते हुए दिखेगा। 275 280 ये एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो जिनके पास अगर किसी ने लिया हुआ है लोअर साइड पे तो उनके लिए कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के स्ट्रक्चर तो काफी वीक है। इसमें जब तक ये 320 के लेवल क्रॉस नहीं करेगा मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है छोटे मोटे जो भी उछाल मिलेंगे वहां वापस इसमें बिकवाली का ट्रेड ही कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ठीक है, और राइट, तो स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक पे आज, न्यूज का इम्पैक्ट जरूर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इस वक्त BTSE ट्रेड्स क्या होने चाहिए? क्या ध्वनि यहाँ से क्लियरली आप लॉन्ग के ट्रेड लेके जाएंगी, और कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में क्या बैंक्स होंगे? मेरी तरफ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में दो स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे आ रहे हैं। एक तो टाटा केमिकल्स का स्टॉक है जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे विटनेस करने को मिल रहा है। तो टाटा केमिकल्स में मेरा एक BTSE ट्रेड बनता है। करंट लेवल से इसके अंदर आपको
बाय करना है, जो आपका प्रॉफिट का लेवल इसके अंदर रहेगा, तो स्टॉक में ऊपर की तरफ में 1055 तक का अपमूव मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर जो मेंटेन करना है, तो आप इसके अंदर नीचे की तरफ में 1000 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा जो यहाँ पे है वो नजारा जो है, नजारा में भी हमें आज देखने को मिला है कि एक अपमूव जो इसका बन रहा था वो वापस से कंटिन्यूएशन बन रहा है। तो ओवरऑल नजारा में भी करंट लेवल से एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। आपका जो ऊपर की तरफ का लेवल इसके अंदर मिलता है, तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे रहेगा 570 का एक अपसाइड इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। नीचे जो आपको स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना है, तो आप इसके अंदर 544 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। ओके ठीक है। नज़ारा टेक्नोलॉजी वैसे भी ये कह चुका है कि इंडिया उसको सबसे बड़ा नेशन लगता है गेमिंग मार्केट के अंदर, और आज उनके मैनेजमेंट भी हमारे साथ थी। बाकायदा ये शेयर अच्छा BTST का सौदा भी बन रहा है, 2% ऊपर है, और गेमिंग के मैं कुछ एक डाटा भी चेक करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस बार नंबर्स। खैर इस बीच राजेश सर, एक्सिस बैंक के MD से और CEO से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमे ने बातचीत की है। आप जरा गौर से देखिएगा, आपके सामने रखता हूं मैं, जरा एक बार दिखाइए वो चंक। एक्सिस बैंक ने कई बुनियादी चेंजेस करे हैं। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस एक्वायर करा, इंश्योरेंस के अंदर मैक्स का अधिग्रहण करा। तो इन 2 अधिग्रहण के बाद और जो ग्रोथ आप में बैंक में वापस आ रही है, आने वाले 3 साल के अंदर क्या एक्सिस बैंक के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं? हमारी कोशिश तो यही है कि एक्सिस बैंक के अच्छे दिन आए, बट अल्टीमेटली वो अच्छे दिन आए नहीं आए वो तो हमारे रेगुलेटर, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे कस्टमर्स ही बताएंगे। हमारी तरफ से कोशिश जारी रहेगी, और हमें ये भी पता है कि हमें करना क्या है। हमारा विजन बड़ा क्लियर है, हम उस पर अगर ठीक तरह से एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस तो यही है कि जहां हम आज तक पहुंचे हैं हमें इससे मच बेटर हो जाना चाहिए। हमारे दर्शक स्टॉक मार्केट से संपर्क रखते हैं, तो जानना चाहेंगे कि भाई मार्केट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ EPS एंड P, तब दोनों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखते जाइए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत करते रहेंगे। तो आप परसेप्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? देखिए अल्टीमेटली हमें कुछ स्पेशल नहीं करना परसेप्शन चेंज करने के लिए। अगर हम परफॉर्म करते रहे, अपने आप परसेप्शन चेंज होगा, क्योंकि वो नंबर अपने आप बोलेंगे, अपनी स्टोरी बोलेंगे। हमारे नंबर धीरे धीरे एक स्टोरी बोलने लगे हैं, लेकिन अगर हम उसमें उसको सस्टेन करें और उसमें क्रेडिबिलिटी लाएं, लोगों को और विश्वास बढ़ेगा, अपने आप वो मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस में वरी करने के बजाय हमारा फोकस ये है कि आप सस्टेनेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट को बढ़ाते रहें। आप मार्केट प्लेस में एज ए इनोवेटिव बैंक, एज ए कस्टमर ऑब्सेस्ड बैंक, एज ए पर्सन हु अंडरस्टैंड्स भारत बैंक आप जाने जाएं, और अगर आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे, अपने वो मार्केट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मगर ओके ठीक है। तो ये MD एंड CEO थे अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के, और राजेश सर को मैं हालांकि धर्म संकट में नहीं डालूंगा पूछने के लिए कि एक्सिस बैंक उनको कैसा लगता है, क्योंकि इसी फर्म से वो भी बिलोंग करते हैं। लेकिन राजेश सर, एक्सिस के अलावा छोड़ के कोई BTST के सौदे हो तो वो आप बता दो। तो देखिए BTST में एक ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए ओपनिंग में तो हमने बजाज ऑटो पे ऑलरेडी एक बाय कॉल दिया है, तो शो की ओपनिंग में, तो अभी हमें यहाँ पे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी देखना चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसके पॉजिटिव है। 2 महीने के करेक्शन के बाद अब यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरीके के नियर टर्म सेटअप बने, ये स्टॉक में 1250 तक की अपसाइड हमें लगता है इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेगी। करंट लेवल से यहाँ पे 1180 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसको लॉन्ग साइड में ट्रेड किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पॉलीकैब का। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने पिछले दिन में, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था, और आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हमें लगता है कि वी शेप रिकवरी की तैयारी करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट हमें जो लगता है वो आ सकता है 3150 3200 तक का। तो पॉलीकैब भी यहाँ से एक मोमेंटम के लिए बाय किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्टॉप लॉस होगा करीब 3025 के आसपास। और डिम्पी जी, अगर आप चाहें तो एक TCS पे जो हमने रेंज बाउंड ट्रेड का सेटअप डिस्कस किया था, उस पे एक स्ट्रेटजी तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर, हम तो वेट ही कर रहे थे, कोई स्ट्रेटजी बताए उस पे, बताइए ना सर, बिल्कुल बताइए। तो डिम्पी जी 4 लेग स्ट्रेटजी हमें लगता है TCS में यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एक रेंज बाउंड दायरा ही लग रहा है TCS का। 3300 हायर बैंड है, और लोअर साइड पे हमें लगता है कि 3100 के आसपास इसके सपोर्ट है। तो यहाँ पे 3200 के कॉल पुट को बेचना है, शॉर्ट स्ट्रेडल करना है 3200 की स्ट्राइक का। तो आपको ऑलमोस्ट जो प्रीमियम रिसीव होगी इस स्ट्रेडल में, करीब 130 से 135 की प्रीमियम आपको रिसीव होगी
आप 3200 का कॉल पुट अगर बेचते और इसको अनलिमिटेड रिस्क को हेज करने के लिए हम इसको काउंटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 3340 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे 1700 रुपए के आसपास और 3060 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करेंगे 13 रुपए में। तो आपका जो ब्रेक इवन रेंज हो जाएगा वो होगा 3280 से लेके 3120, ये एक आपका ब्रेक इवन रेंज रहेगा। इसके बीच में अगर टीसीएस कहीं अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में रहेगा तो यहाँ प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी 1:3 के आसपास 1:2 के आसपास बैठता है। तो टीसीएस हमें लगता है रेंज बाउंड रहेगा। तो रिजल्ट के लिए चलते ये आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी किया जा सकता है। 3200 का शॉर्ट स्ट्रेडल बोलते हैं जिसको, उसमें इसको हेज करने के लिए 3060 का पुट बाय कर लें और 3340 का कॉल ऑप्शन बाय कर लें। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, जो ऑप्शंस करते हैं उनके लिए बटरफ्लाई, ट्रायंगल सब बड़ी इजी है, पर इतनी जल्दी राजेश हम बना नहीं पाए। ठीक है, लेकिन टीसीएस पर एक रेंज बाउंड सेशन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉसिबल है देखना। लेकिन आज बाजार में आपको सबसे बड़ा ड्रैग जो दे रहा है वो आईटी पे स्पेस ही दे रहा है। नंबर्स से पहले काफी नर्वसनेस वहां है, लगभग 1.5% इंडेक्स भी नीचे है निफ्टी आईटी की बात करें। लेकिन बैंक से जो कमबैक हुआ है, पीएसयू बैंक जो वापस आए हैं उनमें, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में दबाव था, उनसे बैंक निफ्टी को भी स्ट्रेंथ मिली है। निफ्टी तो वैसे भी वीक नहीं था, निफ्टी में तो क्योंकि ऑटो पैक भी चल रहा था, रिलायंस भी कोई वीक नहीं था और साथ ही आपको पावर स्पेस और ऑटो पैक से बड़ी स्ट्रेंथ आ रही थी। तो बैंक्स के जब कमबैक के साथ आज दिन भर में एक्शन दिखा कैसे है? आप गैप अप के साथ खुले तो थे, लेकिन मौके कहाँ मिले, कौन से स्टॉक्स तेज हैं, निफ्टी के गेनर्स इस वक्त क्या है, ये सब मार्केट मानसी के साथ कैप्चर करते हैं। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बाजार ने आज दिन भर ट्रेड किया और हर तरफ हरियाली देखने को मिली, चाहे फिर वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हो, ऑटोमोबाइल स्पेस हो, सीमेंट हो, इंडेक्स स्पेसिफिक, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड दिखे। आखिरी घंटों में बाजार ने और ज्यादा सरप्राइज किया। खुशी तो थी ही क्योंकि मार्केट में हरे निशान के साथ दिन भर ट्रेड था, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर पर आखिरी घंटों में हमने देखा बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ, सबसे ज्यादा अच्छी मजबूती जो है बैंक निफ्टी की तरफ से। कल हमने देखा था एक छोटा सा ब्रीदर मार्केट ने जरूर देखा बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर, लेकिन उसके बाद वापस एक कमबैक। आज तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस भी वहीं से आती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 540 पॉइंट्स के अपमूव के साथ इस वक्त अगर आप देखेंगे 41,370 के लेवल्स पर एडेज हाई बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की तेजी पर गौर करेंगे तो सबसे पहले बैंक फाइनेंशियल्स पर नजर डालें, क्योंकि चाहे पीएसयू बैंक हो वहां पर भी एक्शन देखने को मिला, हैवी वेट्स पर भी एक्शन देखने को मिला, क्वार्टरली अपडेट्स भी अच्छे रहे जिसके चलते कई सारे बैंकिंग स्पेसेस में हमने अच्छा एक्शन, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा पर इस पर तो बातचीत होनी चाहिए क्योंकि क्वार्टरली अपडेट काफी स्ट्रांग था और उसका सीधा इंपैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिला। दिन भर अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त भी करीब 3% की तेजी पर ही क्लोज होता हुआ। कोटक बैंक पर नजर रखनी चाहिए, अच्छी मजबूती और लीडिंग इंडिकेटर्स में सबसे आगे कोटक बैंक का स्टॉक नजर आया। इस वक्त भी आप देखेंगे मजबूती के साथ एमएससीआई में वेटेज बढ़ने की उम्मीद और इसी उम्मीद का असर है जो कि कोटक बैंक के स्टॉक में भी क्लियरली नजर आया। पीएसयू बैंक स्टॉक्स में एक्शन था, पंजाब एंड सिंध, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे तमाम शेयर्स आज हरे निशान के साथ बढ़िया तेजी, बढ़िया बढ़त पर ट्रेड करते हुए नजर आए। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर ऑफकोर्स टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को नजर आ रहे हैं, लेकिन एक खबर थी यूएसएफडीए की तरफ से कंपनी की एक दवा को अप्रूवल मिला। इस अप्रूवल का इंपैक्ट था कि शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक में हमने देखा ऑलमोस्ट 12-13% तक के अपमूव ड्यूरिंग द डे देखने को मिले। साथ ही शुगर स्टॉक्स में चीनी की मिठास तो हर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आया, लंदन व्हाइट शुगर जो 12 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचती हुई दिखी, इसका एक इंपैक्ट था। इससे ठीक पहले भी हमने देखा है चीनी शेयरों में लगातार डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी काफी हद तक बेनिफिशियल है और साथ ही ग्लोबल फैक्टर्स भी काफी हद तक बेनिफिशियल, जिसका सीधा असर चाहे फिर रामपुर शुगर हो या चीनी से जुड़े कोई भी स्टॉक्स हो। बलरामपुर चीनी अगर देखें आधे से 1% तक की तेजी और हर दिन इन स्टॉक्स में अच्छा थीम, अच्छा मोमेंटम। लॉजिस्टिक्स प्लेस में भी आप काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला, खासतौर से मिड कैप लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए और साथ ही मिड कैप सीमेंट प्लेस ने भी आज अच्छा एक्शन और अच्छा कमाल कर दिखाया। टॉप गेनर्स की अगर बात करें सबसे पहले बैंक्स ही होंगे, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके ठीक पीछे आईडीएफसी, इनफैक्ट आईटीसी, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को दिन भर संभालते रहे। बिकवाली का दबाव हमने देखा इन्फोसिस, टीसीएस, ऑफ कोर्स इन्फोसिस और टीसीएस के साथ कह सकते क्वार्टर 4 अर्निंग्स की शुरुआत होती हुई दिखेगी और नंबर से ठीक पहले आईटी सेक्टर में हमने देखा एक स्लाइट कॉशियस आउटमूव देखने को मिला, या कह सकते कि कॉशियस ट्रेंड आईटी सेक्टर में दिखा और हैवीवेट आईटी स्पेसेस जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में
लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। इसी लिस्ट में एलएनटी जहां बाजार को संभाल रहा था, आज नहीं संभाल पाया, लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहा था। वहीं एशियन पेंट्स में भी लगातार हम देख रहे हैं बिकवाली का ही ट्रेड देखने को मिला। मिड कैप दिन की शुरुआत से परफॉर्म कर रहे थे और स्पेसिफिकली नवीन फ्लोरिन, टोरेंट पावर, प्रेस्टीज, देवयानी इंटरनेशनल, टीटीएमएल जैसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छा एक्शन आज दिन भर दिखा रहे थे। तो क्लियरली एक शानदार ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला और इस बीच सारे के सारे फैक्टर्स, सारे के सारे ग्लोबल ट्रिगर्स या फिर डोमेस्टिक ट्रिगर्स हो वो बाजार के हक में ट्रेड करते हुए दिखे। यूएस सीपीआई के डेटा है जिसे वॉच आउट करना होगा और दिन के दौरान आईएमडी की तरफ से मॉनसून का जो अनुमान आता दिखा, सामान्य मॉनसून का अनुमान एलपीए के 96% तक का अनुमान यहाँ पर देखने को मिला, विच इज अगेन अ पॉजिटिव, क्योंकि सामान्य मॉनसून की स्थिति में काफी सारी कह सकते हैं कि मूड माहौल बाजार का एक हद तक का सेंटिमेंट जो है वो बूस्ट होता हुआ दिखेगा। शायद सेकंड हाफ में वो भी एक लीडिंग इंडिकेटर था जिसके चलते बाजार में हमने बढ़िया तेजी देखी। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर 17,700 के पार, निफ्टी में करीब 100 अंकों की बढ़त 17,700 के लेवल्स को टिकाए रखा। कल नजर डालेंगे कि 17,700 के पार और कितनी तेजी नजर आ सकती है। सेंसेक्स 60,157 के लेवल, 300 अंकों की तेजी और बैंक निफ्टी 550 अंकों की बढ़त के साथ आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स 41,366 के स्तर पर। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। राजेश जी ध्वनि आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने टेक्निकल आइडियाज और साथ ही मार्केट पर अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।